मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने गुलमर्ग की खिड़की से एक रात में लेखक परिचय और कुछ जानकारी लेखक परिचय प्राप्त करके कुछ जानकारी प्राप्त की। आपको शब्दों के अर्थ लिखाए थे जो आपको तैयार करने के लिए मैंने कहा था, और साथ में लेखक परिचय भी तैयार करने के लिए कहा था। पहले वीडियो में हमने देखा था कि लेखक कश्मीर के अत्यंत आकर्षक स्थल गुलमर्ग की यात्रा के लिए या प्रवास के लिए वहाँ पर गए हुए हैं। वहाँ पर कुछ देखने के लिए ऐसा है नहीं, फिर भी कुछ ऐसा अपना सा लगने लगता है जब वहाँ थोड़े दिन रहने के बाद। तो वहाँ का जो कुदरती दृश्य है, सुबह जब सूर्यास्त का समय और सूर्योदय का समय, सूर्यास्त निकलने पर जो वहाँ पर पेड़ पौधे हैं जो सुंदर और आकर्षित दिखाई देते हैं। फिर पगडंडियाँ जो पतली पतली है, उसमें सैलानियों की चहल पहल शुरू हो जाने से धूल वातावरण में जैसे फैल जाती है, ये सारी बातें हमने पहले के पैराग्राफ में देखी थी। अब लेखक के जीवन में ऐसी कौन सी घटना घटित हुई जो वह नहीं भूल पाए, इसके बारे में आज के वीडियो में हम देखेंगे। सूरज चमकेगा तो फूल में से नया सपना जन्मेगा। आकाश में बादलों के नन्हे नन्हे द्वीप इधर उधर भटकते फिरेंगे। भेड़ों और बकरियों के रेवड़ पगडंडियों पर टंक जाएंगे। रेवड़ यानी कि समूह, भेड़ बकरी का समूह होता है, उसे हम रेवड़ बोलते हैं। तो सूरज चमकेगा यानी कि सुबह होगी तो फूलों के नए सपने जन्मेंगे। आकाश में बादलों के नन्हे नन्हे द्वीप यानी कि पहाड़ बन जाएंगे, इधर उधर भटकते हुए, यानी कि बादल यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ दौड़ते हुए हमें दिखाई देंगे। भेड़ बकरियों का रेवड़ पगडंडियों पर टंक जाएगा, यानी कि भेड़ बकरियाँ पगडंडियों पर आती हुई दिखाई देगी। दिन तब रात की प्रतीक्षा करता सा प्रतीत होगा और रात की प्रतीक्षा करता हुआ दिन हमें महसूस होगा। रात आएगी तो सब कुछ खामोश हो जाएगा। मैदान की वह खामोशी भी जो दिन के समय इतनी वाचाल हो जाती है। दिन के समय मैदान की खामोशी वाचाल हो जाती है, यानी कि रात के समय वहाँ पर कोई होता नहीं है तो पूरा वातावरण हमें शांत सा लगता है। कोई चहल पहल नहीं है, कोई आवाज़ नहीं है। लेकिन सुबह होते ही वहाँ पर सैलानियाँ आ जाते हैं। पगडंडियों पर भेड़ बकरियों का रेवड़ हमें दिखाई देने लगता है। वातावरण में चहल पहल मच जाती है, जिसके कारण पूरा वातावरण हमें आकर्षित आनंद से सिहरता हुआ दिखाई देता है। जबकि रात होने पर वहाँ सब शांत हो जाता है और सुबह होने पर वाचाल हो जाता है। वाचाल यानी कि बातूनी, द्वीप यानी कि टापू, द्वीप टापू, वाचाल बातूनी, जो ज़्यादा बोलता है या किसी को बोलने का अवसर नहीं देता, उसे हम बातूनी, उसके लिए हम बातूनी शब्द भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर रेवड़ भेड़ बकरियों का समूह, भेड़ बकरियों का समूह, भेड़ बकरियों का समूह जिसे हम रेवड़ कहते हैं। यहाँ पर दिन होते ही इतने वाचाल हो जाता है, खामोशी टूट जाती है और सारा वातावरण वाचाल हो जाता है। गुलमर्ग की एक रात मुझे कभी नहीं भूलेगी। ये सारी बातें यहाँ पर जो लेखक ने की, उसमें उन्होंने सुबह का
वातावरण कैसा होता है, सुबह होने पर वहाँ पर वातावरण में क्या क्या दृश्य हमें देखने मिलते हैं उसके बारे में हमें बताएं। तो सुबह होने पर सपने गुलमर्ग में सपने फूल बनकर खिलते हैं। वहाँ रहने पर हमें परिचित सा होने लगता है। उसे छोड़कर जाने पर हमें जैसे अपने आप से दूर होने का अनुभव होता है। सुबह होने पर सैलानियाँ पोर्टिको के नीचे बाहें फैलाते हुए आनंद से बैठे हुए हमें दिखाई देते। हरियाली में छाए हुए हरियाली पर सूरज की किरणें पड़ने पर पूरा वातावरण जैसे बहुत आकर्षक और सुंदर दिखाई देता है। फिर सैलानियाँ घोड़े पर घूमते हुए हमें दिखाई देते हैं और नन्ही नन्ही पारदर्शक बूंदें, रंगों की बूंदें वातावरण में जैसे फैल गई हो और अत्यंत आकर्षक बन गया हो ऐसा हमें लगता है। और वातावरण में धूल भी फैल जाती है और पगडंडियाँ बेबस होकर रह जाती है। फिर रेवड़ आने पर पगडंडियों पर फिर से चहल पहल मच जाती है और दिन जैसे रात की प्रतीक्षा करता हो ऐसा लगता है। अब सब कुछ खामोश हो जाता है। रात होते ही वहाँ पर सब कुछ खामोश हो जाता है। मैदान की वह खामोशी भी जो दिन के समय इतनी वाचाल हो जाती है। रात होने पर यानी कि संध्या के समय भेड़ बकरियों का समूह घर पर चला जाता है। फिर सैलानियाँ भी अपने अपने घर चले जाते। पूरा मैदान ऐसे नीरव और निर्जन हो जाता है। फिर पूरे मैदान में खामोशी छा जाती है और दिन होते ही फिर से चहल पहल शुरू होने पर पूरा मैदान वाचाल हो जाता है। गुलमर्ग की एक रात मुझे कभी नहीं भूलेगी। एक रात की यादगार पलें कवि ने यहाँ पर बताई है कि मैं होटल की खिड़की में खड़ा था। लेखक होटल की खिड़की में खड़े थे। दूर, बहुत दूर सामने से एक बरसती घटा मेरी तरफ बढ़ती आ रही है और मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि कब वह मुझ पर पहुँचे और मुझे अपने में लपेट ले। बरसती घटा में गिर जाने से बड़ा सुख मैंने बहुत कम जाना है। बरसती घटा में मैंने जो सुख मिलता है वह बहुत कम हमने देखा कि गुलमर्ग की वह रात मुझे कभी नहीं भूलेगी। मैं होटल की खिड़की में खड़ा था। दूर, बहुत दूर सामने से एक बरसाती घटा मेरी तरफ बढ़ती आ रही थी। मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि कब वह मुझ तक पहुँचे और मुझे अपने में लपेट ले। बरसाती घटा में गिर जाने से बड़ा सुख मैंने बहुत कम जाना है। यानी कि बरसात में भीगने का सुख कैसा होता है वह मैंने बहुत कम जाना है। घटा ऊपर से गिर आए और व्यक्ति को छोटा करके उस पर छा जाए, यानी कि बारिश उस पर बरसे और व्यक्ति छोटा हो जाए, ऐसा जो आनंद आता है वह मैंने बहुत कम माना है। यह इससे अलग स्थिति है। इस बार आती हुई घटा का हर संकेत मेरे सामने था। हर बार हम कहीं काम पर जाते हैं तो हम पर अचानक ही बारिश बरसने लगती है, लेकिन इस बार लेखक कहते हैं कि मैंने खिड़की से दूर से उसे मेरी तरफ आती हुई देखा और मेरा मन उसे अपने में समेट लेने के लिए आतुर हो गया। और इस बार आती हुई घटा का हर संकेत मेरे सामने था और मैं उसके बराबर का होकर अपनी खिड़की में खड़ा उसे बुला रहा था कि आ। जैसे मैं उसे अपनी खिड़की में उसे सामने से बुला रहा हो ऐसा मुझे महसूस हुआ, ऐसा मुझे लगा। इस बार लेखक कहते हैं कि मैं जब घटा को अपनी ओर आते हुए मैंने देखा तो बहुत आनंद हुआ मुझे, और जैसे यहाँ पर आए मुझे अपने में समेट लें
ऐसा मैंने सोच कर रखा था कितना आनंद आएगा, क्योंकि इतना ऐसा वातावरण या ऐसी घटा में एक रूप होने का सद्भाग्य मुझे कभी भी प्राप्त नहीं हुआ था। आज मैं सामने से खिड़की में खड़ा खड़ा उसे मेरी ओर बुला रहा था और उसे चुनौती दे रहा था कि मैं तुझसे कमज़ोर नहीं हूँ। हवा तेज थी। बारिश होने पर सामान्यतः हवा भी तेज हो जाती है, हवा तेज बहती है, मगर घटा तेजी से नहीं बढ़ रही थी। हवा तेज बह रही थी, पर हवा के साथ साथ वह घटा यानी कि वह बादलें तेज नहीं बह रहे थे। हालांकि मतलब अद्यपि तूफान बहुत उठा हुआ था। उस समय तूफान भी बहुत उठा हुआ था। बार बार जोर की गरज होती थी, बार बार जोरों से गर्जना होती थी, जिससे धरती और आकाश की सिराएं कांप जाती है। बार बार सामने के चित्रपट पर बिजली कांपती थी, यानी कि बारिश के साथ साथ बादलों के साथ साथ वहाँ पर बिजली भी चमकती थी। उसका प्रकाश धरती पर सिर उठता था और चित्रपट पर बिजली कांपती थी और प्रकाश का वह भयानक विस्फोट हर चीज़ को नंगा कर जाता था। मैं खुश था कि थोड़ी देर में ये बूंदें मेरे ऊपर बरसेगी, बिजलियों का यह कहर मेरे ऊपर टूटेगा। मैं बाहें फैलाकर सामने से उसे अपने ऊपर लेने के लिए तैयार था। तो बारिश का यह वातावरण देखकर, उनकी ओर आते हुए बादलों की घटाओं को देखकर लेखक बहुत आनंदित थे। वह सोचते थे कि वह मेरी ओर आए और मैं उसमें समा जाऊं और वह मुझे अपने आप में समा लेगी, और इस तरह वह मन ही मन आनंद का अनुभव कर रहे थे। बादलों के साथ साथ चारों ओर तूफान उठा हुआ था, बिजली चमक रही थी, बादलों की गर्जना की आवाज़ भी आ रही थी, और पर बादल धीरे धीरे उनकी ओर आ रहे थे। बादलों की घटा धीरे धीरे उनकी ओर आ रही थी। एक बिजली का चमकारा यानी कि एक बिजली का विस्फोट पूरे वातावरण को या पूरे चित्रपट को नंगा कर देता था, यानी कि स्पष्ट दिखाई देता था। एक बिजली का विस्फोट होने पर पूरा वातावरण में हमें सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगता था। मैं बहुत खुश था कि थोड़ी देर में वह बूंदें मेरे पास आएगी बरसती हुई और मुझे भी अपने आप में समा लेगी, ऊपर बरसेगी। बिजलियों का यह कहर मेरे ऊपर टूटेगा। मैं बाहें फैलाकर सामने से उसे अपने ऊपर लेने के लिए तैयार था। मैं बाहें फैलाकर सामने से उसे अपने आप पर लेने के लिए तैयार था, मगर अचानक हवा रुक गई। बढ़ता हुआ तूफान जहाँ का तहाँ ठिठक गया। मैं सोच रहा था कि वह बादल मुझ तक पहुँचे, मुझे अपने आप में समा लें, लेकिन ये सारी बातें मेरी सपने बनकर ही रह गई, क्योंकि वह बादल मुझ तक आए ही नहीं और ना ही मुझ पर बरसे और ना ही मुझे अपने आप में समा लिया। मगर अचानक हवा रुक गई। बढ़ता हुआ तूफान जहाँ का तहाँ ठिठक गया, यानी कि रुक गया, और दूर ही पर कटे पक्षी की तरह वह दम तोड़ने लगा, यानी कि जहाँ पर घटा दिखाई देती थी वहाँ पर ही बरसने लगी। जिस तरह पक्षी की पाँख कट जाने पर जहाँ है वहीं गिर पड़ता है, उसी तरह वह बादलों की जो घटा धीरे धीरे लेखक की ओर आ रही थी, वही की वही वह टूट पड़ी और उसने दम तोड़ दिया, यानी कि मर गया। यहाँ पर दम तोड़ देना यानी कि मर जाना, लेकिन यहाँ पर वह बादलों की घटा वही बरसने लगी, ऐसे अर्थ में हमें लेना है। बिजली की सांस रुकने लगी और मेरी भी। बिजली भी धीरे धीरे कम होने लगी और मैंने जो सपना देखा था वह सपना टूटने पर मेरी भी सांस जैसे रुकने लगी और मेरी भी, क्योंकि हवा के रुक जाने से मुझे भी बहुत ऊंचे आसमान से नीचे आना पड़ा था, क्योंकि मैं ऊंचे ऊंचे सपने देख रहा था।
बड़े बड़े सपने देख रहा था कि वह घटा मुझ तक पहुँचेगी, मुझे अपने आप में संभालेगी। मैंने ऐसा घटा के साथ एकरूप होने का अनुभव पहले कभी नहीं किया, तो आज मुझे एहसास कराने का, ऐसा अनुभव करने का मौका मिलेगा। मैं बिजलियों के साथ और बारिश के साथ उसमें झूम जाऊंगा, झूम उठूंगा। ऐसे जो मैंने सपने देखे थे वो सारे सपने मेरे नष्ट हो गए। यानी कि बारिश व घटा मुझ तक पहुँची ही नहीं, वहाँ पर ही पक्षी के कटे हुए पंख की तरह वहीं पर ही वह बरसने लगी और मेरा सपना भी टूट गया। जैसे मैं बड़ी बड़ी उड़ान आकाश में भर रहा था, वहाँ से गिरकर नीचे पड़ा, ऐसा मुझे लगा। यानी कि मेरे भी सारे सपने टूट गए। बिजली की सांस रुकने लगी और मेरी भी सांस रुक गई, क्योंकि हवा के रुक जाने से मुझे भी बहुत ऊंचे आसमान से नीचे आना पड़ा था। तूफान का जोर उतर गया और उसके साथ ही मेरा भी। मैं उसके बराबर का कभी नहीं हो सका। मैं सपना देख रहा था कि आज मैं उसके बराबर का हो जाऊंगा, क्योंकि खिड़की यहाँ थी। खिड़की से हम जब उसे देखते हैं तो हमारा और उसका घटा का जो अंतर था वह समान था। वैसे तो हर हमेशा क्या होता है, तो बादल हमसे ऊपर होते हैं और हम उससे नीचे होते हैं, लेकिन आज लेखक खिड़की से उसे झांक रहे थे, देख रहे थे, तो वह बादल या घटा उनके समान उसे दिख रही थी, उनके ऊपर नहीं। इसलिए वह ज़्यादा आनंदित थे। पर उनका यह सपना ही रह गया। वह ऊंचे आसमान में उड़े, लेकिन फिर वापस धरती पर ही गिर पड़े। वे एक क्षण से थे जो जीवन में एक बार ही आते हैं। एक क्षण ऐसी थी जो बार बार जीवन में नहीं आती, जो जीवन में एक ही बार आती है, या कभी एक या दो बार आती है। गुलमर्ग में रहते हुए ऐसे क्षण हर किसी के जीवन में किसी न किसी रूप में अवश्य आते होंगे। जो लोग गुलमर्ग में रहते हैं, इन लोगों के जीवन में ऐसी क्षणें कभी न कभी आती ही होगी। तभी तो मुद्दत तक वहाँ रह चुकने पर भी कोई आकर्षण व्यक्ति को फिर खींचकर वहाँ ले जाता है। मुद्दत तक यानी कि काफ़ी समय तक वहाँ पर रुकने पर भी हमारा मन संतुष्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मुझे जैसा अनुभव हुआ वैसा अनुभव कभी न कभी सबको होता ही होगा। तो मुद्दत तक वहाँ रहने पर भी व्यक्ति कभी उससे अलग होना नहीं चाहता। तभी तो मुद्दत तक रह चुकने पर भी कोई आकर्षण व्यक्ति को फिर खींचकर वहाँ ले जाता है। वरना वहाँ है क्या? एक खुला सपाट मैदान जहाँ ज़्यादा गोल्फ खेली जा सकती है। व्यक्ति क्यों बार बार वहाँ जाना चाहता है? क्या गोल्फ खेलने के लिए? क्योंकि व्यक्ति बार बार वहाँ क्यों जाना चाहता है, उसके पीछे का कारण लेखक बताते हुए कहते हैं कि जैसा मुझे अनुभव हुआ वैसा सबको कभी न कभी तो होता ही होगा। इसलिए व्यक्ति बार बार वहाँ जाने के लिए तैयार होता है। कुछ खेलने के लिए वहाँ पर जाता नहीं है, क्योंकि सिर्फ वहाँ पर क्या है, मैदान है, तो वह खुले मैदान में सिर्फ खेलने के लिए नहीं जाता। पर कभी न कभी तो उसके जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जो हमेशा के लिए उसके लिए यादगार बन जाते हैं। इसलिए व्यक्ति बार बार वहाँ जाने के लिए उत्सुक होता है। इस तरह लेखक ने यहाँ पर अपने जीवन में बने हुए एक यादगार प्रसंग की बात की है कि जब वह गुलमर्ग की यात्रा पर गए थे तो उन्हें कैसा अनुभव हुआ। यहाँ पर कुछ शब्दों के अर्थ है वो यहाँ पर लिखती हूँ। तो हालांकि मतलब अद्यपि, हालांकि हालांकि यद्यपि दम तोड़ना मर जाना, दम तोड़ना मर जाना, दम तोड़ना मर जाना, मुद्दत
काफ़ी समय तक। काफ़ी समय तक, काफ़ी समय तक वहाँ पर रहने पर भी हमारा मन नहीं भरता। ठिठक जाना यानी कि रुक जाना, ठिठक जाना, रुक जाना, ठिठक जाना, रुक जाना। ये शब्द आपको लिखने हैं। उसके बाद यहाँ पर पहले मैंने आपको उपसर्ग के बारे में बताया था कि उपसर्ग क्या है। उपसर्ग और प्रत्यय शब्द के आगे लगने वाले या पूर्व लगने वाले उपसर्ग और शब्द के मूल शब्द के या मूल रूप के पीछे लगने वाले को प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय और उपसर्ग के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है। तो यहाँ पर आपका एक प्रश्न हमें देखना है, उपसर्ग जोड़कर शब्द बनाइए, विशेषण बनाइए। वो बाद में हम देखते हैं। पहले स्वाध्याय की चर्चा करते हैं कि प्रश्न 1, गुलमर्ग का भौगोलिक वातावरण कैसा है। तो वहाँ पर ऊंचाई पर पहाड़ियों से घिरा हुआ ठंडा स्थान। गुलमर्ग एक पहाड़ियों से घिरा हुआ, ऊंचाई पर पहाड़ियों से घिरा हुआ एक ठंडा स्थान है। फिर लेखक ने गुलमर्ग के साथ व्यक्ति की आत्मीयता बढ़ने का क्या कारण बताया है। तो गुलमर्ग के अपार आकर्षण को, गुलमर्ग के कुदरती दृश्यों का जो आकर्षण है, वही आकर्षण के कारण ही व्यक्ति की आत्मीयता उसके साथ बढ़ती है। खिड़की के पास खड़ा लेखक बरसाती घटा को देखकर किस बात की प्रतीक्षा करने लगा। तो खिड़की के पास खड़ा लेखक बरसाती घटा को देखकर वह सोचने लगा कि वह घटा उस तक अवश्य पहुँचेगी और उसे अपने आप में लपेट लेगी, इसलिए वह प्रतीक्षा करने लगा। तूफान के एकाएक रुक जाने पर लेखक को कैसा अनुभव हुआ। तो तूफान को एकाएक रुक जाने पर लेखक को अनुभव हुआ कि जैसे उसका दम घुटने लगा हो, जैसे उसका दम घुटने लगा हो, ऐसा अनुभव उसे होने लगा। फिर आगे का प्रश्न है कि लेखक को किस बात का अफसोस हुआ। तो वह बरसाती घटा उस तक नहीं पहुंच पाई और वह उसके बराबर के नहीं हो सके, उस बात का उन्हें अफसोस हुआ। लेखक ने गुलमर्ग की पगडंडियों के लिए क्या उपमा दी है। तो लेखक ने गुलमर्ग की पगडंडियों के लिए उपमा दी है कि वह पतली पतली नरम बाहें, पतली पतली नरम बाहें की उपमा दी है। गुलमर्ग से विदा होते समय सैलानियों को कैसा एहसास होता है। तो गुलमर्ग में कई दिन बिताने पर उससे इतनी आत्मीयता हो जाती है कि उससे बिछड़ने पर जैसे लगता है कि व्यक्ति स्वयं अपने आप से बिछड़ रहा हो, ऐसा एहसास होता है। लेखक ने गुलमर्ग के दिन को वाचाल क्यों कहा है, क्योंकि दिन होने पर ही सैलानियों के कारण वहाँ चहल पहल मची रहती है, इसलिए गुलमर्ग के दिन को लेखक ने वाचाल कहा है। सैलानी कब और क्यों सिहर जाते हैं। तो जब बर्फबारी होती है, बर्फबारी होने पर अत्यंत ठंडक के कारण सैलानियाँ सिहर जाते हैं। लेखक की प्रतीक्षा असफल क्यों हुई।
तो तूफान रुक गया। वह सोचते थे कि तूफान उस तक आएगा, उसे अपने आप में समेट लेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। तूफान वहीं पर ही रुक गया और वह घटा उस तक नहीं पहुंच पाई जो उन्होंने सपना देखा था कि उस घटा के साथ मैं भी उसके समान हो जाऊंगा। तब ये सपना उनका पूरा न होने पर उनकी प्रतीक्षा उन्हें असफल होते हुए दिखाई दी। यहाँ पर जो प्रश्न 1 और 2 के प्रश्न हैं, प्रश्न 1 और 2 के 6 और 4 10 प्रश्न आपको लिखने हैं। फिर यहाँ एक प्रश्न दिया हुआ विकल्प वाला कि हरियाली का सपना कुहासे की धूल में बदल जाता है, यह दृश्य किस समय का है? तो प्रातःकाल का, दोपहर का, सायंकाल का या अर्धरात्रि का? तो सुबह होते ही कुहासा फैल जाता है, तो यह प्रातःकाल का यह दृश्य है। फिर उचित उपसर्ग जोड़कर उनके विरुद्ध शब्द बनाइए। यहाँ पर जो मूल शब्द दिए हैं साधारण, साधारण, मान, उदार, रंग, स्मृति। यहाँ पर जो शब्द दिए हैं उसमें उपसर्ग लगाकर उसके विरोधी शब्द बनाने हैं। तो अ उपसर्ग लगाने पर असाधारण, अ उपसर्ग लगाने पर असाधारण, मान में अप उपसर्ग लगाने पर अपमान, उदार में अनुदार, अनु उपसर्ग लगाने पर अनुदार, रंग तो बे उपसर्ग लगाने पर बेरंग, और स्मृति तो वी उपसर्ग लगाने पर विस्मृति, विस्मृति। तो यहाँ पर मूल शब्द के आगे हमने अ, अन, बे और वी जैसे उपसर्ग लगाए जिससे हमें उसके विरोधी शब्द मिले। दूसरा प्रश्न है उचित प्रत्यय जोड़कर विशेषण बनाइए। यहाँ पर हमने आगे उपसर्ग लगाया, यहाँ पर क्या लगाना है? प्रत्यय लगाना है। तो शब्द है सुरमा, फिर बरसात, तूफान, चमक और विस्फोट, चमक और विस्फोट। यहाँ पर उपसर्ग लगाकर हमने विरोधी शब्द बनाए। जो मूल शब्द है उसमें प्रत्यय जोड़कर हमें विशेषण बनाने हैं। प्रत्यय शब्द के पीछे लगते हैं, उपसर्ग शब्द के आगे लगते हैं। तो यहाँ सुरमा शब्द है तो ई प्रत्यय लगाने पर सुरमाई, इसका विशेषण बनेगा सुरमाई। बरसात में ई प्रत्यय लगने पर बरसाती, तूफान में ई प्रत्यय लगने पर तूफानी, चमक, चमक में इला प्रत्यय लगेगा चमकीला, चमकीला। और विस्फोटक में अक प्रत्यय लगेगा, विस्फोट का विस्फोटक बनेगा, विस्फोटक, अक प्रत्यय लगा। यदि आपको ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं और उसमें से प्रत्यय अलग करने हैं तो इसमें ई, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें इला प्रत्यय है और अक प्रत्यय है, तो आपको किस तरह लिखना होगा? तो सुरमा प्लस ई पर प्रत्यय, पर प्रत्यय आगे लगता है, आगे लगा है तो पूर्व प्रत्यय, पीछे लगा है तो पर प्रत्यय। इस तरह शब्द में से आपको प्रत्यय अलग करने का यदि प्रश्न आता है तो इस तरह आपको लिखना है। फिर आगे का प्रश्न देखें कि उचित प्रत्यय जोड़कर संज्ञा बनाइए। तो यहाँ पर भी आपको प्रत्यय जोड़ने हैं। लाल तो लालिमा, खामोश शब्द है तो खामोशी, कमजोर शब्द है तो कमजोरी, और आकर्षक शब्द है तो आकर्षण। इस तरह आपको प्रश्न नंबर 6
कि पहला, दूसरा और तीसरा 3 प्रश्न अपनी नोटबुक में स्वाध्याय के रूप में लिखना है। तो आज के वीडियो में हमने यह स्वाध्याय की चर्चा की। तो स्वाध्याय में आपको प्रश्न नंबर 1 के 6 प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 के 4 प्रश्न और प्रश्न नंबर 6 के 3 प्रश्न अपनी नोटबुक में लिखने हैं। ओके, थैंक यू।